बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूनेक्स एकेडमी। जी, जो हमारे पास कोर्स है असेसमेंट इन एजुकेशन या क्लासरूम असेसमेंट का, हम उसके एमसीक्यूज़ पढ़े थे और हमने जो फर्स्ट लेक्चर में इसके 1 to 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। मैं उसका लिंक जो है वो आपको दे दूँगी कमेंट्स में। आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस फर्स्ट पार्ट पे, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे आप पहुँच जाएंगे और आप उन एमसीक्यूज़ को देख सकेंगे। जी, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो 31 से है। तो 31 एमसीक्यूज़ क्या है? फ्रीक्वेंटली यूज टूल ऑफ द समेटिव एवेलुएशन आर। मतलब क्या कि जो समेटिव इवैल्यूएशन यानी जो एंड ऑफ द कोर्स या एंड ऑफ द आप कह लें सेमेस्टर होती है इवैल्यूएशन, उसके लिए जो हम ज़्यादातर टूल यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? टेस्ट। ठीक है, टेस्ट यूज़ किया जाता है। जी, 32 वाला ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन। बेसिकली इसमें हम पहले देखेंगे कि क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है। क्राइटेरिया का से मुराद है, क्राइटेरिया से मुराद क्या होता है कि टीचर ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि बच्चा जो है वो इसको अचीव कर सकता है या वो इतने नंबर ले सकता है या वो इस चीज़ को सोल्व कर सकता है। वो एक उन्होंने लिमिट बता दी, आपका लिए क्राइटेरिया बता दिया है। ठीक है, वो क्या आ जाती है? क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन आ जाती है। तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ें। उन्होंने जो वर्ड दिए गए हैं पहले उन्हें समझिए कि वो आखिर पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, बच्चे अक्सर क्या मिस्टेक कर देते हैं कि वो एमसीक्यू की स्टेटमेंट को गौर से नहीं पढ़ते, उसे अंडरस्टैंड नहीं करते कि पूछा क्या गया, और बदले में क्या होता है कि वो एमसीक्यूज़ आपका रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? स्टेटमेंट को पढ़ना है, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना, और बिना आपने आंसर्स को देखे सोचना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। और उसके बाद आप चारों के चारों एमसीक्यूज़ पढ़ें, उनके जो दिए गए हैं, जितने भी ABCD जो दिया गया उन्हें आप अच्छे तरीके से रीड करें, और जो भी आपको लगता है कि ये नहीं हो सकती चीज़, ठीक है, तो आप उसको कैंसिल करें। बाकी 3 बच जाएंगे। आपको हो सकता है किसी 2 में डाउट हो, तो ज़ाहिर सी बात आपको वहाँ पर अपने नॉलेज को यूज़ करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए आंसर को चूज़ करना पड़ेगा। तो जो MCQ नंबर 32 इसका आंसर ए है कि असद कैन स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। यानी जो असद है वो क्या कर सकता है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ उसे बयान कर सकता है। तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब 33 पे जाते हैं कि 33 में क्या है? दी मोस्ट कॉमनली यूज गेसिंग करेक्शन फार्मूला टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल। इसका ऑप्शन जो है वो सी है। अच्छा, MCQ नंबर 34 क्या है? समेटिव इवैल्यूएशन इज़, यानी जो इवैल्यूएशन समेटिव होगी ना, आपने याद रखना है कि वो सर्टिफिकेट देने के लिए और आप कह लें कि जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो इवैल्यूएशन को यूज़ किया जाता है। किसे? समेटिव इवैल्यूएशन को। समेटिव इवैल्यूएशन को हम जजमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि आया बच्चा जो है वो इस क्लास में फेल हुआ है और या फिर पास हुआ है, कि हम इसे अगली क्लास में प्रमोट कर सकते हैं या फिर नहीं, इस चीज़ का फैसला करना होता है। ऑप्शन नंबर 35 इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इज द रेंज। बेसिकली ये डेफिनेशन है रेंज की, कि रेंज क्या होता है हमें देखना होता है मैक्सिमम, ठीक है, उसमें से हमने मिनिमम को जो है वो माइनस करना था। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि आपको ये वैल्यूज दी गई हैं 2, 3, 4, 5, 9, 10, 8 इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जो है वो सबसे छोटी वैल्यू को देखेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू को मार्क कर लेंगे। तो आपने मैक्सिमम में से मिनिमम वाली को माइनस कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। दैट्स मीन रेंज की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 8 होगी। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है रेंज को निकालने के लिए, रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। जी, तो ऑप्शन नंबर 36 क्या है? कि द नंबर ऑफ द स्कोर लेइंग इन अ क्लास इंटरवल इज़ द फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी, हम अगर आप बाकी ऑप्शन देखें, जो ए है वो क्या? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से मुराद क्या होता है कि आपने जितने भी हमारे पास वैल्यू दी गई उसका मिड पॉइंट अगर हमने निकालना है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसी तरीके से जो होती है क्लास बाउंड्रीज, वो भी इससे रिलेटेड नहीं है। क्लास इंटरवल के अंदर हमने फ्रीक्वेंसीज देखनी होती है। आपने ये टेबल इस तरीके से, मैं आपको टेबल से समझा देती हूँ। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट टेबल है, अगर हम ग्रुप बना लेते हैं कि चले आप एज ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम एज का ग्रुप ले लेते हैं कि 10 to 1 मिनट कि हम कर लेते हैं टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं एज, यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारे पास एज, अब हम इसकी जो क्लास इंटरवल बनाएंगे वो, यानी वक्फा, इंटरवल का मतलब होता है वक्फा। तो जैसे कि 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे, फिर हम 10 साल के बच्चे, फिर हम ले लेते हैं 11 से 15, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारी क्लास में जो भी हमने ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ है उसमें 5 साल से लेकर 10 साल के अंदर कितने बच्चे, फॉर एग्जाम्पल के वो 8 है, ठीक है। तो 8 उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। जितने नंबर लाई कर रहे हैं इस इंटरवल के अंदर, जितने नंबर लाई कर रहे हैं, यही था ना स्टेटमेंट कि हमारी क्लास इंटरवल के अंदर जितने नंबर लाई करते हैं वो क्या कहलाती है? वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम फाइंड आउट करते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट वो आ जाती है 37 में उन्होंने क्या बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट रेफर्ड एज दी स्टेम। हम इसे क्या कहते हैं, स्टेम। अब जैसे ये आप एमसीक्यू हमारे पास देख रहे हैं, तो इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट स्टेम कलर कहलाएगी ना। ये हमारे पास अब जो एमसीक्यू नंबर 36 फॉर एग्जाम्पल के मिसाल के तौर पर बता रही हूँ कि यहाँ पर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने ये कहना है कि वो मल्टीपल चॉइस का वो पार्ट जिसके अंदर क्वेश्चन या स्टेटमेंट दी होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, स्टेम होती है। ठीक है, यहाँ पर या भी 37 में देख लें, ये जो पूरे का पूरा क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या आएगा, स्टेम आ जाएगा। ठीक है, दूसरी अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें दूसरा आता है बी ऑप्शन, क्या डिस्ट्रैक्टर है। डिस्ट्रैक्टर से मुराद है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है लेकिन वो नहीं होता। ठीक है, और रिस्पॉन्स से मुराद क्या होता है कि जो ट्रू आंसर होगा वो चीज़ रिस्पॉन्स कहलाएगी। तो वो जो 37 का आंसर है वो क्या है, स्टेम है। यानी जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है वो क्या कहलाती है, स्टेम कहलाती है। जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है, और बाकी ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 38 क्या, इन अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज़ दी बेस्ट। तो जिसकी डिफिकल्टी नियर 50 होती है वो आइटम क्या था, बेस्ट होता है। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, यानी ये पूरा टेबल होता है कि कहाँ पे बेस्ट है, पुअर है, या इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 39 क्या है, विच क्वेश्चन हैव इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दी मार्किंग। मतलब कि ऐसा कौन सा टाइप है क्वेश्चन की या टेस्ट की जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद है कि जो चीज़ को मैयर करना चाहे वो एग्जैक्ट हम किस टाइप ऑफ टेस्ट से या किस टाइप ऑफ क्वेश्चन से मैयर कर सकते, तो वो एमसीक्यू से होता है। यानी एमसीक्यूज में क्या होता है, हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं और हमें एक रिलायबल जो भी आंसर होता है वो एक हमें रिक्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 40 क्या है, दी मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। यानी यूएसए में जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो भी क्या आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज का आता है। ठीक है, क्यों ये हम एमसीक्यूज की तरह यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर होती है, रिलायबिलिटी भी होती है और वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विच क्वेश्चन आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद द रिलायबिलिटी। यानी ऐसी कौन सी टाइप है क्वेश्चन की जिसे मार्क करना मुश्किल होता है, चेक करना मुश्किल होता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या, मल्टीपल चॉइस। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो एमसीक्यूज उनको चेक करना बिल्कुल आसान होता है, रिलायबिलिटी भी पाई जाती है। जो शॉर्ट आंसर है वो थोड़ा सा जो एमसीक्यू से कम होता है, यानी एमसीक्यूज बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा जो शॉर्ट आंसर है उन्हें अच्छा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एमसीक्यू। इसी तरीके से क्या स्ट्रक्चर्ड ऐसे, ये भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे है वो क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मार्क करना। अच्छा जी, यहाँ पर अब अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे से क्या मुराद है, ऐसे से यहाँ पर मुराद है लॉन्ग क्वेश्चन हमारे। ठीक है, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं दी गई प्रॉपर। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन दिया राइट अ डिटेल नोट ऑन द किडनी, मतलब गुर्दे पर आप नोट लिखे, अब आपने उनको ये नहीं बताया कि गुर्दे के फंक्शन लिखने हैं, मतलब कि किडनी के फंक्शन लिखने हैं या फिर इसका स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, वो ये क्या होता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे होता है। बच्चा उसके फंक्शन भी लिख सकता है, स्ट्रक्चर भी लिख सकता है, कोई भी किडनी के रिलेटेड चीज़ को लिख सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की जो रिलायबिलिटी होती है वो बहुत जो है थोड़ी होती है, और इसे मार्क करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 42 क्या, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर दी पर्सनैलिटी। यानी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए टेक्निक हम यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 43 क्या है कि जी टेस्ट मीन फॉर प्रेडिक्शन होना सर्टन क्राइटेरिया ना रिकॉर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर 44 क्या है कि कुंडर रिचर्डसन ने जो मेथड यूज़ किया वो क्या, रिलायबिलिटी, हमने पहले भी पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 45 वैल्यू दैट डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या होता है, मीन मीडियन मोड और मीन डेविएशन का जिक्र किया गया। तो हम बारी बारी इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा इस कोर्स में। मीन क्या होता है जी, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ हैं 1 6 या फिर हम सिंपल तरीके से बता दें 1 2 3 और 4 हैं। ठीक है, अब हमने अगर मीन निकालना है इस वैल्यू का तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड हमने किस पे करना होता है, टोटल नंबर ऑफ पे। ठीक है, जैसे कि ये टोटल वैल्यूज़ 4 है तो हम 4 पे डिवाइड करेंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 3 7 8 9 और 10 जी, तो ये क्या आ गया, 10 है, 10 तकसीम 4। तो जो हम डिवाइड करके आंसर आएगा वो हमारे पास मीन होगा इसका। ठीक है, इसी के साथ अगर हमने क्या करना है जी, मीडियन निकालना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मीडियन निकालना है इन वैल्यूज़ का। तो क्या किया जाएगा, मीडियन का मतलब होता है दरमियान, यानी किसी भी चीज़ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना। ठीक है,
एक यहाँ से कट कर दे, एक यहाँ से कर दे, एक यहाँ से, फिर यहाँ से, बाकी क्या बचा 3 है तो 3 इसका क्या होगा मीडियन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मोड, तीसरी जो स्टेट में हमारा तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या था, मोड है। मोड को हम कहते हैं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, 2 1 1 5। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 ज़्यादा टाइम आया तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड होगा। लेकिन जो हमारे MCQ नंबर 45 की स्टेटमेंट है उसका आंसर क्या आएगा, मीडियन आएगा, क्योंकि मीडियन ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, वैल्यूज़ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, इसे आप याद रखिएगा जी। तो ऑप्शन नंबर 46 क्या थी, द टेस्ट ईयर विच वी इंटेंड टू, ये डेफिनेशन एग्जैक्ट वैलिडिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, कोई इसमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाली जो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीएड का तो पार्ट है, इसके अलावा BPSC और FPSC के जो पेपर होते हैं उसके अंदर भी इस तरीके का जो MCQ है वो हमेशा आता है। अच्छा जी, MCQ नंबर 47 क्या थी, लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग आ रिप्रेजेंटेटिव, वो होता है सैम्पल जी। ऑप्शन नंबर 48 क्या है, मीडियन हमने निकालना है इन वैल्यूज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर हम मीडियन कैसे निकालेंगे, 1 6। हमने मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनको अरेंज कर देना, तरतीब में हमने क्या करना है, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने अगर मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, उससे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट में जो नंबर दिए गए उन्हें आपने अरेंज कर देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले मेथड बताया मीडियन निकालने का, अगर 1 को कैंसिल करें 6 से और 5 2 से हो जाएगा 3 4 से, यहाँ पर तो कोई भी मीन जो है मीडियन हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने करना है कि अगर हमारे पास वैल्यू क्या है इवन नंबर में, यानी जुफ्त में, यानी जैसे ये 6 वैल्यूज़ है। ठीक है, तब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर n हमने देना टोटल नंबर कितने, ये टोटल कितने 6 हैं, हमने क्या करना है 6+1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6+1 हम करेंगे तो 7 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू 3.5 आ जाएगी। तो 3.5 क्या है हमारा आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 49 द फॉर्मूला ऑफ द मीन इज़ यूज्ड इज़, ये मीन का फॉर्मूला चाहिए आपने एग्जैक्ट याद रखना है। ये किस तरीके से, ये वाला जो साइन है ना, एक मिनट, वो दिस साइन मतलब x के ऊपर अगर बार लगी हुई तो इसका मतलब है मीन निकालना। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n। अब समीशन x से क्या मुराद है कि जितनी भी वैल्यूज़ है उनको हमने क्या करना है, प्लस कर देना है, और जितनी टोटल वैल्यूज़ है उनको हमने डिवाइड कर देना, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 50 है वो हमारे पास क्या आती थी, टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट विद द अदर स्टूडेंट, यानी ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते, तो वो आता है नॉर्म रेफरेंस। ठीक है, जो क्राइटेरियन रेफरेंस है हमने पढ़ा था कि क्राइटेरिया टीचर ने सेट किया होता है कि अगर 30 में से 25 वाला पास है तो वो टीचर ने क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्ट कर दिया है कि अगर 25 नंबर आते हैं तो वो बच्चा पास है, और ये क्या आ जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस आ जाएगा। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में क्या था कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 30 में से 28, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट के आए हैं 21, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो है ज़्यादा अच्छा उसने परफॉर्म किया, तो ये आ जाता है नॉर्म रेफरेंस में जी। तो ऑप्शन नंबर 51 क्या है, समेटिव एवेलुएशन इज यूज, ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि एंड ऑफ द प्रोग्राम हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ द नॉर्मल कर्व रिजेंबल द बेल, यानी जो नॉर्मल कर्व की होती है इस तरीके की होती है, बेल शेप होती है। ठीक है जी। तो 53 हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसका दूसरा नाम क्या वो आ जाता है टेस्ट ब्लूप्रिंट। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 54 क्या, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन किस में हेल्प करता है, हमें टेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है, ये हमने तीसरे रूब्रिक के चैप्टर में सारा पढ़ा है। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर 55 क्या है, द पर्पस ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन भी होती है, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव
में हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, एक टेस्ट को डेवलप करने में भी मदद देता है, और टू हैव टीचर को भी हेल्प करता है कि वो किस तरीके से टेस्ट को अरेंज कर सकता है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 56 क्या, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ प्रीपेयर्ड बाय, यानी जो टेबल स्पेसिफिकेशन है वो प्रीपेयर्ड कैसे किया जाता है, डेवलपिंग लिस्ट ऑफ, ये ऑल ऑफ दी अबव, यानी सारे ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर 57 क्या, सप्लाई टाइप आइटम टेस्ट इज़ कंप्लीशन आइटम, यानी सप्लाई करना है, हमने कोई जवाब देना है, हमने लिखना है कोई जवाब। ठीक है, लेकिन ट्रू फॉल्स में ऐसा नहीं होता, हमें कोई जवाब नहीं देना होता बल्कि मार्क करना होता है। MCQ में भी हमने सप्लाई नहीं करना होता, मैचिंग में भी नहीं करना होता, बस जो फिलिंग दी ब्लैंक है यानी जो कंप्लीशन आइटम है उसमें करना होता है। ऑप्शन नंबर 55 क्या है कि अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स इज़, यानी अल्टरनेटिव यानी अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव हैं। ऑप्शन नंबर 59 क्या, हाउ मेनी कॉलम मैचिंग आइटम्स है, यानी कॉलम के अंदर कितने जो है वो आइटम्स रखे जाते हैं, 2 कॉलम बनाए जाते हैं जिससे हमें मैच करना होता है जी। तो ऑप्शन नंबर 60 हमारे पास क्या है, आइटम इन दी कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज कॉल्ड ए प्रीमाइस। मतलब दोबारा अगर हम पढ़ें इस चीज़ को तो यहाँ पर कॉलम के ज़रिए मैं बताऊँ। ठीक है, इस तरीके से कॉलम होता है। यहाँ पर हमें दिए जाते हैं ऑप्शन कि इस कोई भी जो स्टेटमेंट होती है तो उन्होंने पूछा क्या, दी आइटम इन दी कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट। मतलब सॉर्ट का मतलब होता है तलाश करना, यानी जिस ऑप्शन के लिए हमने तलाश करना है वो क्या होता है, प्रीमाइस। ठीक है जी, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा जिसके लिए हमने तलाश करना वो क्या होता है, हमारा प्रीमाइस कहलाता है जी। तो आई होप कि आपको MCQs की समझ आई होगी। बाकी जितने भी MCQs हैं उनको पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें जी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जिसके अंदर हम पार्ट 3 करेंगे असेसमेंट एजुकेशन का। अल्लाह हाफिज़।